नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी की अंतर्कथा की। पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। हमारे साथ रहेंगे अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शायद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल से प्रभावित हैं। शायद यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों का मास्टर प्लान लेकर आए हैं। यह मास्टर प्लान कमलनाथ जिस तरीके से छिंदवाड़ा का मास्टर प्लान लाए थे, लगभग उसकी तर्ज पर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिवराज ने इसमें कुछ अपना फ्लेवर डाला है। वे अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, उस निकाय की बैठक लेते हैं, वहाँ के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहते हैं, वहाँ के उस नगरीय निकाय के विकास की पूरी योजना पर अधिकारियों और नेताओं के साथ बात करते हैं। उसके बाद जनता को संबोधित करते हैं, वहाँ की जनता को, कि वहाँ पर क्या वो विकास की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। और एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो ख्वाब देख रहे हैं कि जिस तरीके से भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल या इंदौर जैसे शहर के लिए मास्टर प्लान है, वहाँ जिस तरीके का विकास हो रहा है वैसा ही विकास नगरीय निकायों में भी दिखाई दे। शिवराज सिंह चौहान इससे भी और आगे जा रहे हैं। वो इसके ठीक बाद इसी तर्ज पर गाँवों का भी मास्टर प्लान बनाने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को अब 14वें साल में जो उनकी सरकार है, बीच में कुछ समय कमलनाथ की सरकार रही, तब नगरीय निकायों के मास्टर प्लान की ज़रूरत क्यों कर महसूस हुई। तो समझने की कोशिश करते हैं हमारे साथी ब्रजेश चौकसे जी से। ब्रजेश जी, आखिर क्या वजह है कि शिवराज सिंह चौहान इस तरीके से अब खुद निकायों में जाकर मास्टर प्लान को लेकर बैठक ले रहे हैं, अधिकारी उन बैठकों में रहते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि उन बैठकों में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा उसके बाद वो जनता के सामने उस विजन को भी रख रहे हैं। और जब ये मास्टर प्लान आएगा तो ये दावा किया जा रहा है कि उस क्षेत्र की तकदीर बदल जाएगी। देखिए प्रभु जी, जैसा आपने भी कहा कि शिवराज जी बार बार ये कह रहे हैं। हम पिछले 4 जनवरी को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि गांव का मास्टर प्लान होना चाहिए। मास्टर प्लान की बात इसलिए भी हो रही है कि हमने जो 15 माह में कांग्रेस की सरकार देखी और उससे पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र देखा, जो उनकी सभाएं देखी, हमेशा एक बात की जाती थी, कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल। इस पूरी थीम पर एक तरह से कांग्रेस काम कर रही थी और छिंदवाड़ा का मॉडल भी बाद में बना गया था अपडेट करके, जिसके पहले 27 गांव जोड़े, फिर उसमें 52 गांव जोड़े, जिसको शिवराज जी ने सरकार बदलने के बाद अब उसको मंजूरी दे दी है। इस मॉडल की लगातार बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि उससे शिवराज जी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। और इस मॉडल की हम बात कर रहे हैं गांव तक मॉडल बनाने की, तो आपको मैं बताऊं, थूना कला एक गाँव है सीहोर का। इस गांव में बाकायदा ग्राम पंचायत ने अपना एक मॉडल बनाया था। इसकी बहुत सराहना हुई थी, उस दौर में सराहना हुई थी जब दिल्ली के मास्टर प्लान की पूरे देश में चर्चा थी। ये मास्टर प्लान गांव वालों ने खुद, ग्राम पंचायत ने तय किया कि हम क्या क्या अपने गांव में काम करेंगे। पानी की टंकी से लेके, अतिक्रमण से लेके, सड़क से लेके, उन्होंने प्राथमिकताएं अपनी तय की। और पंचायत के आय के साधन क्या होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने वहाँ पे टैक्स लगाया, संपत्ति का टैक्स लगाया। तो गांव का जो मॉडल बनेगा उसमें ये रहेगा कि गांव में यदि कोई तालाब है, यदि कोई खनिज संपदा है, तो उसका दोहन हो रहा है, किस तरह से उसका पंचायत के हित में उपयोग किया जाए। अतिक्रमण कहीं है, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, जो भी है, उनके विकास कैसे किए जाएं, वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसे बनाया जाए, स्वास्थ्य केंद्र कैसे बनाया जाए, और आंगनबाड़ी वगैरह, ये पूरा विकास का मॉडल होगा गांव का कि किस तरह से। और ये हमने देखा है 2013 से पहले राजस्थान में, जब भाजपा की सरकार थी, उन्होंने पहले प्रभु जी तय किया था कि हम 10,000 की आबादी वाले गाँव का मास्टर प्लान बनाएंगे, विलेज मास्टर प्लान। फिर इसके बाद उन्होंने 5,000 की आबादी को उसमें शामिल किया। उसमें ये तमाम बातें थी कि गांव का विकास कैसे हो। यदि कोई गांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और राज्य मार्ग पर है, तो वहाँ पे यदि हम कोई उद्योग लगा सकते हैं या छोटे छोटे लोगों को रोजगार देने के लिए कोई व्यवसाय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या उपयोगिता कर सकते हैं, दुकानें खुलवा सकते हैं पंचायत की तरफ से। यदि पंचायत की कोई जगह है, कोई चौराहा है, ऐसा हमने देखा भी है। सांची के पास एक तिराया है, यहाँ पे पंचायत ने दुकानें बनाकर लोगों को रोजगार से लगाए। तो जो मुख्यमंत्री की मंशा है कि लोगों को 1 लाख रोजगार सृजित कराएं, तो वो भी इससे पूरे होते हैं। और दूसरी वजह ये कि निकाय, हाँ जी, ये पूरा एक तो विकास का रोड मैप समझ में आ रहा है, लेकिन ये उस मौके पर करने की कवायद हो रही है जब सामने नगरीय निकाय के चुनाव हैं,
नगरीय निकाय के चुनाव के बाद फिर पंचायतों के चुनाव आने हैं, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कोई सरकार की या भाजपा की कहीं वोट बैंक की कोई मंशा है कि वो पिछले 13 साल तो सरकार, 15 साल भाजपा की सरकार रही, 13 साल शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री रहे, तब जो कमियां रह गई हों उनको अब इस बहाने वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को एक नया सपना दिखा रहे हैं विकास का? देखिए, निश्चित तौर पर ये सही कहा आपने प्रभु जी कि एक तो पहली बात है कि निकाय चुनाव है, इसके बाद पंचायत चुनाव आएंगे। ये तो मुद्दा है ही कि वो वोट प्रभावित होंगे, आप लोक लुभावन वादे उनको करेंगे कि गांव का विकास कैसे होगा। एक तस्वीर पेश की जाएगी निकाय की और गांव की, उस तस्वीर से निश्चित तौर से वोटर प्रभावित होगा और सरकार के हित में या भाजपा के पक्ष में वोट करेगा। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि ये कुछ ना कर पाए हो 15 साल में, जी जो चूक गए हो, जो 15 माह शिवराज जी बाहर बैठे, तो निश्चित तौर पे अपने कार्यकाल का अपना आकलन करता है एक व्यक्ति कि मैं इतने साल मुख्यमंत्री रहा, 3 टर्म मुख्यमंत्री रहा, तो मैं क्या कर पाया क्या नहीं कर पाया। उस दौरान शायद उनको ये विचार आया हो कि अब ये चीज़ें छूट गई हैं जिन पर हम काम करेंगे। और दूसरी वजह ये कि 15 माह में सरकार क्या कर रही थी, वो किस दिशा में जा रही थी जिससे उसकी सराहना हो रही थी, और जो अच्छे काम कर रही थी। हमने देखा शिवराज जी ने जो अच्छे काम कर रहे थे 15 माह में, कमलनाथ जी उनको रोका नहीं, वो नहीं किया, आगे बढ़ा है। चाहे वो शुद्ध के लिए युद्ध वाला मामला हो, चाहे माफिया के खिलाफ अभियान वाला मामला हो, तो ये सरकार की नीयत और नीति बताती है कि अच्छी नीयत है उनकी, कि अच्छे काम हो रहे हैं तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार का काम था उसको पूरी तरह से ब्रेक कर दें, भले ही अच्छा हो। तो ये सरकार की नीयत बताती है कि जो अच्छे काम है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो शिवराज जी निश्चित तौर पर आगे वोट बैंक के लिए, और जो चूक हो गई थी 2018 में जिससे कहीं ना कहीं वो सरकार में नहीं आ पाए थे, जो कमियां रह गई थी, ग्रामीण वोट बैंक को साधने की भी ये जतन है प्रभु जी। यदि जो चूक की बात आप कर रहे हैं, तो यदि हम कहें पिछले नगरीय निकायों में कोई चूक नहीं होती, यदि हम नगर निगमों की बात करते हैं तो 16 के 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वहाँ पर नगर सरकार बनी थी। ज़्यादातर नगरीय निकायों में भाजपा थी पिछले यदि कार्यकाल के दौरान देखें, और शायद यही वजह रही कि जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार आई थी तो उसने नगरीय निकाय का चुनाव पैटर्न बदलने की कोशिश की थी, और शिवराज सिंह चौहान फिर पुराने पैटर्न पर ले आए हैं, जो कि भाजपा को सूट भी करता है। वो पुराना पैटर्न के महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव सीधे हों। तो जब इतना फेवरेबल है पूरा सिस्टम उनके पक्ष में, और जब कोरोना काल चल रहा है, जब संसाधनों की इतनी ज़्यादा कमी है, तो ऐसे में हजारों करोड़ के ये जो एक नए प्लान बनाए जा रहे हैं, तो ये खर्च की ये ज़रूरत जो पड़ेगी राशि की, उसकी भरपाई कहाँ से सरकार करेगी? ये केवल सपना तो नहीं रहे साबित होने वाला है। देखिए प्रभु जी, जो गांव के विकास की बात है, निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कोरोना काल से लोग गांव में लौटे हैं, तो गांव का यदि विकास का कोई मास्टर प्लान बन रहा है तो निश्चित तौर पे वो अच्छा होगा। और योजनाएं, कोई अलग से पैसा मुझे नहीं लगता है कि इसमें खर्च होगा। योजना बनेगी, जो पैसा जैसे मनरेगा का आ रहा है, विकेंद्रीकृत की जो योजना है केंद्र सरकार की 2011-12 से, वो गांव के एक तरह से मास्टर प्लान की थी जिनको लागू नहीं कर पाए, और उसमें बहुत कुछ हमने जैसे आदर्श ग्राम की योजना लेके आए थे। तो जो विधायकों का पैसा है, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की जो सांसदों को सौंपा गया था कि एक आदर्श ग्राम बनाएंगे, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो विधायक निधि है, सांसद निधि है, लेकिन एक पैसे खर्च करने का एक तरीका हो जाएगा कि प्राथमिकताएं तय हो जाएंगी कि भाई पानी की पहले प्राथमिकता है गांव में, तो पहले पानी उपलब्ध हो जाए उनको। सड़क की पहली प्राथमिकता है, जिन गांव में सड़क बन जाए, पानी की टंकी की जहाँ पानी की टंकी की व्यवस्था हो जाए, यदि स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है तो वो प्राथमिकताएं तय हो जाएंगी। उसके आधार पर अभी क्या होता है, विधायक निधि ने एक सड़क की गली की सड़क बन गई है, तो वही जो प्राथमिकताएं तय हो जाएंगी उससे विकास दिखने लगेगा प्रभु जी कि भाई ये काम हो रहा है। जी, वाकई अच्छी सोच की दिशा में सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि एक प्लान बनाकर प्राथमिकताएं तय कर रही है कि शहरी क्षेत्र की क्या प्राथमिकताएं हैं, उस संबंधित नगरीय निकाय की क्या प्राथमिकता है, उसके हिसाब से उसके विकास की योजना बनाई जा रही है, और यही प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाओं पर भी लागू की जाएगी। ये तो हुई अच्छी कोशिश एक शिवराज सरकार की। लेकिन एक मामला और है यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान को सूट नहीं कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो अपने पिछले कार्यकालों में मंत्रिमंडल गठन के तुरंत बाद प्रभारी मंत्री बनाते रहे हैं, और प्रभारी मंत्रियों के जरिए वो जिला सरकार का संचालन करते रहे हैं कि वो जिलों के जो भी मंत्री हैं वो जिलों से संबंधित कामकाज का सही ढंग से निर्धारण करें और एक फीडबैक लेकर आएँ। वो जिलों में जाते हैं तो मुख्यमंत्री तक वो लाएँ कि उस जिले में क्या समस्याएँ हैं, क्या तकलीफ़ें हैं। वो सिस्टम शायद अभी तक लागू नहीं हुआ। उस सरकार को यदि हम कहें तो लगभग 1 साल होने को आ गया है। 31 मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर। अजय विश्नोई जैसे जो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो तक सवाल उठा चुके हैं कि अभी तक मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री नहीं बनाए। तो क्या कारण है जो शिवराज सिंह चौहान इस बार मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं?
ब्रजेश जी, क्या कारण आपको दिखाई देता है, आखिर क्यों प्रभारी मंत्री नहीं बना रही है अभी तक सरकार? देखिए प्रभु जी, इसके पीछे एक मुख्य कारण जो लोग समझ रहे हैं, राजनेता समझ रहे हैं और भाजपा संगठन भी समझ रहा है और हम लोग भी समझ रहे हैं, उसकी एक प्रमुख वजह जो हमें दिखती है वो सिंधिया खेमा दिखता है। 11 सिंधिया खेमे के मंत्री हैं और हम देखते हैं कि जब मुख्यमंत्री ने पहली बार शपथ ली थी तो 5 मंत्री बनाए थे प्रभु जी, उसमें सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट भी थे और गोविंद सिंह भी थे। तो उनको कौन से प्रभार के जिले दिए गए थे? तुलसी सिलावट को दिया गया था आपने इंदौर और सागर का, और गोविंद सिंह राजपूत को दिया था आपने ग्वालियर और चंबल का, जो सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। वहाँ वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लड़ाई फिर है कि जो सिंधिया खेमे के मंत्री हैं वो अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रभारी मंत्री बनना चाहेंगे, जैसा कि हम पहले देख भी चुके हैं। और बड़े जिलों की लड़ाई भी हो सकती है, जैसे हमने नरोत्तम मिश्रा को देखा था तो पिछली बार उनको भोपाल और उज्जैन का संभाग मिला था। जब 5 मंत्री थे तो उनको संभाग दे दिए गए थे, 2-2 मुख्यमंत्री ने भी रखा था। तो अब ये बात उठी थी, जैसे अजय बिश्नोई जी ने भी उठाई थी, साल हो गया, 1 साल हो गया वर्षगांठ पे मुख्यमंत्री अपने वादे के अनुसार जिला के प्रभारी बनाए और रीवा और जबलपुर का प्रभार वो खुद लें। तो मुझे लगता है कि एक पहली वजह तो ये है कि भाई किसको विभाग दिए जाएंगे, जिले के प्रभार दिया जाएगा, उसमें जो पावरफुल मंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि उनको प्रभार मिले भाजपा के। यदि फिर सिंधिया खेमे वजन दिखता है तो यहाँ भाजपा की फिर किरकिरी होने की संभावनाएं दिखती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सामंजस्य बिठाने के कारण देरी हो रही होगी इसमें, संगठन स्तर पर, सरकार स्तर पर और सिंधिया खेमे से। दूसरी वजह यह हो सकती है मुझे कि नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, सरकार भी चाहती है कि ऐसे लोगों को प्रभार दिया जाए जो वहाँ काम कर सकें, भाजपा की रीति नीति के अनुसार जो रचे बसे हुए हैं भाजपा के लोगों को, उनको ऐसे जिलों का प्रभार दे दिया जाए जहाँ चुनाव है। अब ब्रजेश जी, सरकार ने पिछली कैबिनेट में ये निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से तबादले खुलेंगे। जो तबादला नीति की जो घोषणा की गई है, जो संभावित तबादला नीति आने वाली है, उसमें ये कहा गया है कि जिले के अंदर प्रभारी मंत्री की सहमति से तबादले होंगे। तो जब अभी तक प्रभारी मंत्री नहीं बने तो फिर वो तबादला नीति कैसी आने की संभावना हो, कैसे जिले के अंदर की व्यवस्थाएं हो पाएंगी? देखिए प्रभु जी, तबादले भी एक वजह हैं और जिलों में ऐसे कई काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं। जिला योजना समिति की बैठक होती है, प्रभारी मंत्री जाते हैं वहाँ पे, भाजपा के नेता हों चाहे क्षेत्रीय लोग हों, वो अपनी समस्याएं रखते हैं, उनका समाधान हो जाता है। जो अफसरशाही के कारण किसी न तरह से रुकावट होती है, कोई निर्णय नहीं लेते अधिकारी, कोई राजनीतिक उसकी वजह से, तो मुझे लगता है ये कि एक काम तो प्रभावित हो ही रहे हैं प्रभारी मंत्री नहीं होने से। दूसरा, जैसे आपने कहा कि तबादले भी एक बड़ी वजह है कि छोटे मोटे जो तबादले होते हैं प्रभारी मंत्री की सहमति से भी होते हैं, और कई निर्णय भी ऐसे होते हैं, कई बजट वाले भी ऐसे मामले होते हैं जो वो बैठक में तय होते हैं और समीक्षा भी होती है। तो ये तबादले तो प्रभावित हो ही रहे हैं प्रभु जी। और जिले का जो विकास तेजी से होना चाहिए, यदि कोई समीक्षा करता है मंत्री तो वो तेजी से होता है कि यदि काम में कोई रुकावट है तो वो उनको निर्देश दे देते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री पूरे जिलों की समीक्षा कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं, यदि यही काम यदि प्रभारी मंत्री बन जाएगा तो वो जिलों में जाकर दौरा करेगा, लोगों की समस्याएं भी सुनेगा, कार्यकर्ता भी संतुष्ट होंगे और जो काम रुके हुए हैं वो भी आगे से बढ़ जाएंगे। तबादले की रही बात, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब जल्दी ही प्रभारी मंत्रियों का ये निर्णय भी होने ही वाला होगा और इस दिशा में मुख्यमंत्री काम कर रहे होंगे। जिस तरह से उन्होंने पिछली बार भी काम किया था कि मंत्रियों को बुलाकर 1 to 1 बात की थी, जो संभागों के प्रभार दिए थे उस दौरान। तो मुझे लगता है अब देखने में आएगा कि जो बात चल रही है मंत्रियों से, 1 to 1 चाय पर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पर प्रभार के जिलों की मंशा भी पूछ रहे होंगे। वो पहले भी पूछ चुके हैं कि आपको कौन सा प्रभार का जिला दिया जाए या कौन सा आप चाहते हो। उनकी मंशा जानने के बाद हो सकता है कि संगठन स्तर पर और सिंधिया जी से बात करके इसमें आगे निर्णय हो जाए। तबादले का रहा तो तबादले तो यदि आज नहीं होंगे तो जब प्रभार के मंत्री बनेंगे या उनके अनुशंसा पाने के अनुमोदन में ही हो जाएंगे सरकार से, वो कहीं रुकावट मुझे लगती नहीं है। और तबादला समय भी निकल जाएगा तो हम देखते हैं कि बाद में भी हो जाते हैं मंत्री के अनुमोदन से, जिले में तबादले होते रहते हैं, क्योंकि दूसरे जिले में नहीं जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह तबादले होंगे। ब्रजेश जी, एक सिंधिया फैक्टर आपने बताया कि सिंधिया फैक्टर शायद इसकी मुख्य वजह हो, लेकिन एक और फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें हम, तो प्रदेश की एक नई टीम सामने आई है। तो क्या संगठन के स्तर पर भी सहमति नहीं बन पाई है अभी तक कि किन मंत्रियों को कहां पर प्रभार दिया जाए जिलों का? ये एक कारण इसमें हो सकता है। और एक चीज़ और है इस बीच में कि मुख्यमंत्री से एक बार अनौपचारिक चर्चा में कुछ लोगों ने सवाल किया था कि भाई प्रभारी मंत्री की मांग अजय बिश्नोई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। एक
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक कदम और उठाया है कि अभी गणतंत्र दिवस पर उनने रीवा में, जहां सबसे ज़्यादा मुखर हैं जहां के भाजपा के नेता, रीवा में जाकर उनने ध्वजारोहण किया, वहां परेड की सलामी ली, वहां से अपना संबोधन प्रदेश को दिया। तो एक तरीके से उनने रीवा की अहमियत देने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री का ध्यान भी रीवा पर है। तो कहीं ना कहीं अजय बिश्नोई का मांग का समर्थन मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अजय बिश्नोई ने कहा था प्रभु जी के मुख्यमंत्री ने खुद ऐसी इच्छा जाहिर की थी, ऐसा बताया था कि रीवा का, बिंद का, मतलब रीवा का और खासकर जबलपुर का प्रभार वो खुद रखेंगे जब भी प्रभारी मंत्री देंगे। उसकी एक वजह ये है कि बिंद को अभी उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबलपुर को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है मंत्रिमंडल में। तो उसकी पूर्ति के लिए वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, यदि कोई दूसरा प्रभारी मंत्री यदि जबलपुर में बना देंगे तो देखो निश्चित तौर पर जिस तरह से मुखर हैं अजय बिश्नोई जी, तो कहीं ना कहीं उनमें टकराव भी आ सकता है। और मुख्यमंत्री सीधे वहाँ रहेंगे तो वो जो लोगों को अपेक्षाएं हैं वहाँ के विकास की, वो कहीं बाधा नहीं बनेगी और लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। खुद भाजपा के खेमे को जो ये आरोप लगाते रहे हैं कि हमारी उपेक्षा हो रही, हमारे क्षेत्र की उपेक्षा हो रही, तो मुख्यमंत्री खुद वहाँ प्रभार लेंगे। जिस तरह से रीवा में जाके उन्होंने 26 जनवरी को कार्यक्रम में खुद शामिल हुए, जिस तरह से महत्व दिया, तो आगे भी हमको ये देखने को मिलेगा। जब तक विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय नहीं हो जाता, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय हो जाएगा तो हो सकता है कि प्रभार रीवा के क्षेत्र का यदि मिलता है तो जबलपुर का वो अपने पास रखें। लेकिन मुझे लगता है कि महत्व लगातार वो देते रहेंगे क्योंकि ज़्यादा सीटें मिली हैं हमें वहाँ पे। बिंद से भाजपा को पर्याप्त सीटें मिली हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। नहीं तो अगले चुनाव में ये मुद्दा बनेगा कि बिंद ने इतना कुछ दिया और उनको कुछ मिला नहीं। मुख्यमंत्री वहाँ से रहेंगे, आज भी बिंद का एक और मामला उठ रहा है, अलग बिंद प्रदेश का, तो इसको कहीं हवा ना मिले। तो इसलिए शिवराज जी निश्चित तौर पर उनके दौरे आप आगे देखेंगे तो बिंद और जबलपुर क्षेत्र में ज़्यादा मिलेंगे और वहाँ के विकास कार्यों में भी तेजी दिखेगी। चलिए, मुख्यमंत्री के तो दौरे बिंद के होते ही रहेंगे और जहाँ तक प्रभारी मंत्री से तबादले की बात है तो उसको लेकर एक तबादला नीति अपेक्षित है जो बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन हम यदि बात करें पुलिस के तबादलों की तो पुलिस में अब तक मुख्यालय स्तर पर तबादला बोर्ड काम कर रहा था, लेकिन अब इसको रेंज स्तर पर तबादला बोर्ड बनाने की पुलिस में तैयारी की जा रही है, इसकी स्थापना करने की तैयारी हो रही है। और यह बोर्ड जिले के अंदर, ये कहें कि उस रेंज के अंदर सिपाही से लेकर निरीक्षक स्तर तक के तबादले कर सकेगा। साथ ही यदि उसे किसी दूसरे रेंज में तबादला करना होगा किसी को, तो इसके लिए पुलिस मुख्यालय को यह तबादला बोर्ड जो रेंज का है वो प्रस्ताव भेज सकेगा। खास बात यह है इसमें कि कोई विधवा कर्मचारी है, कोई महिला कर्मचारी है या कोई अविवाहित है तो उसको उसकी पसंद से तबादले किए जाएंगे उसके। और एक तरीके से पति पत्नी को जो अलग रखने का जो एक मसला है जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जिसको लेकर देश भर में चर्चा में भी आया था पुलिस विभाग के मामले को लेकर, तो ऐसे मामलों का भी निराकरण ये रेंज तबादला बोर्ड करेगा। अब ये तो एक नई व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें क्या क्या फायदे होंगे पुलिस कर्मचारियों को, क्या दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश जी, रेंज तबादला बोर्ड क्या कहेंगे आप इसको? देखिए प्रभु जी, तबादला बोर्ड बनाने के पीछे मुझे लगता है जो मंशा है वो ठीक है, क्योंकि जिले का सिपाही वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। यदि हम पिछले मामले की जिसका आपने जिक्र किया है कि कौन बनेगा करोड़पति में, पति पत्नी गए थे और वहाँ पता चला है कि वो 2.5 साल से परेशान हो रहे हैं और उनका एक जिले में तबादला नहीं हो रहा। ये बात संज्ञान में आने के बाद पुलिस मुख्यालय स्तर पर उनके आवेदन ढूंढे गए, जबकि वो कह रहे थे हम कई दफ़ा आवेदन दे चुके हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। तो ये सिपाहियों को एक पहले से ही गाइडलाइन है कि पुलिस वाले सीधे डीजीपी से नहीं मिल सकते हैं, एक अनुशासनहीनता आ जाती है उनकी कि वो अपनी समस्या नहीं बता पाते, तो बाय चैनल जाते हैं वो कि उन्होंने एसपी को दिया होगा, वो पुलिस मुख्यालय में कहीं धूल खा रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, कोई महत्व नहीं दिया जा रहा होगा। तो ये जो जिले में रेंज स्तर में जो 3-4 जिले मिलकर एक रेंज बनती है, उसमें एक तबादला बोर्ड बन जाएगा जिसका अध्यक्ष आईजी होगा और रेंज के जितने 3 एसपी हैं या 4 एसपी हैं वो चारों एसपी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यदि एक जिले से दूसरे जिले में करना रेंज के अंदर तो वो आसानी से कर सकेंगे, लेकिन उसमें नियमों की पाबंदी वैसे ही रहेगी जैसे तबादला बोर्ड में रहती है कि 5 साल तक यदि भर्ती हुई जिस जिले में, उस जिले से आप दूसरे जिले में नहीं कर सकते हो। 3 साल से 5 साल से अधिक हो गए हैं तो उनको एक जिले से दूसरे जिले का करने का जो प्रावधान है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी शराब कांड में सामने आया है कि बरसों से एक ही जिले में पदस्थ हैं, उनकी सांठ-गांठ हो गई है माफिया से। तो ये तबादला बोर्ड कि 3 साल में उसको हटा दिया जाएगा, उसको 3 से जो 5 साल का जो क्राइटेरिया है, पहले 3 साल का था प्रभु जी, फिर 5 साल का उन लोगों को ही है जो नवारक्षक हैं जिनकी भर्ती हुई है, तो वो जो समय सीमा पूरे कर लेंगे उनको दूसरे जिले में कर दिया जाएगा। पति पत्नी जो अलग अलग जिलों में हैं, यदि रेंज से बाहर हैं तो उनके दोनों रेंज में समन्वय बना के पुलिस मुख्यालय को सूचना देकर समन्वय बना के उनका उन जिलों में स्थानांतरण कर सकेंगे। और जो अधिकारी हैं, जिन जैसे निरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, वो हम देखते हैं कि एक ही जिले में
में पदस्थ रहते हैं, वहीं घूमते रहते हैं एक थाने से दूसरे थाने में, तो उनकी मिलीभगत हो जाती है माफिया से। और पुलिस मुख्यालय स्तर पर हम व्यापक स्तर पर देख नहीं पाते हैं, एक एक को बात नहीं कर पाते। तो तबादला बोर्ड ये देखेगा कि कौन कर्मचारी कितने साल से एक जगह पदस्थ है, तो उसको दूसरे जिले में पदस्थ कर देगा। लोगों की, पुलिस वालों की जो समस्याएं रहती हैं, वो जैसे अविवाहित लड़की यदि पुलिस में भर्ती है, वो अपने माता पिता के पास रहना चाहती है, तो वो वहाँ पे तबादला कर देंगे। पति पत्नी जो अलग अलग जिलों में हैं उनको एक साथ कर देंगे। और जो विधवा महिलाएं हैं जो प्रताड़ित होती रहती हैं, पुलिस मुख्यालय आवेदन भेज देती हैं, लेकिन सालों तक उनकी सुनवाई नहीं होती, तो वो एक कम समय रहेगा। 4 जिले रहेंगे तो आसानी से समन्वय बन जाएगा और रेंज में तबादले हो जाएंगे, तो ये समस्याओं का निराकरण भी होगा। और उसकी तबादला बोर्ड की जो गाइडलाइन बनी है उसका पालन करना पड़ेगा। रेंज से बाहर करने में आप पुलिस मुख्यालय से आपको अनुमति लेना पड़ेगी कि आप रेंज से बाहर कर रहे हैं, उसको दूसरे रेंज से भी आपको आईजी से समन्वय करना पड़ेगा कि यहाँ से हम यहाँ भेज रहे हैं। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी जिले में ज्यादा नहीं हो जाए और किसी में कम ना हो जाए। ये सब पूरी गाइडलाइन उसकी जैसे तबादलों की होती है वही गाइडलाइन रहेगी, उसमें कुछ मानवीय पहलू रखे गए हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, एक अच्छी पहल दिखाई दे रही है। और खासकर ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर निर्देश दिए थे, उसके बाद राज्य स्तर पर तबादला बोर्ड बना था और अब उसको नीचे तक पुलिस विभाग ले जा रहा है, तो एक सकारात्मक पहल पुलिस की, इसको मानना चाहिए। अब पुलिस महकमे का एक और मसला हमारे सामने है चर्चा में कि पुलिस विभाग ने अपना खुद का सरकारी कैलेंडर छाप लिया है। मध्य प्रदेश में इस बार कोरोना के चलते राज्य सरकार ने कैलेंडर नहीं छपाया था, सरकारी डायरी नहीं छपाई थी, पीडीएफ फॉर्मेट में ये उपलब्ध कराई थी और ये कहा था जिसको विभाग को ज़रूरत है तो वो अपनी डायरी का प्रकाशन कर सकता है। लेकिन पुलिस महकमे ने, पुलिस के जो प्रशिक्षण विभाग है उसने एक कैलेंडर छापा है। और मज़े की बात यह है कि इस कैलेंडर में ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो है, ना ही गृह मंत्री का फोटो है, ना ही सरकार की उपलब्धियों का कोई बखान इसमें किया गया। इसमें पुलिस ने केवल अपनी पीठ ठोकी है कि पुलिस की जो उपलब्धियां हैं उनका गुणगान किया गया है, और खासकर जो अफसरों से जुड़ी हुई हैं। तो ये कैलेंडर आने वाले समय में क्या गुल खिलाता है, ये एक अपने आप में सोचने वाला विषय होगा। ब्रजेश जी बहुत संक्षेप में इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रजेश जी आखिर ये क्यों पुलिस को जरूरत पड़ी अपना कैलेंडर छापने की? देखिए प्रभु जी, जो सरकारी कैलेंडर होता है उसमें अवकाश की जानकारियां रहती हैं, सरकार के कार्यक्रमों की जानकारियां रहती हैं, तो वो जो बहुत उपयोगी रहता है अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, विभागों के लिए, कि फला कौन सा कार्यक्रम आयोजन होने वाला है, कौन कौन सी सरकार की उपलब्धियां हैं, तो वो आपके सामने टंगा रहता है, तो बहुत कुछ फायदेमंद होता है। पुलिस मुख्यालय को ये दिक्कत दिख रही थी, इस बार सरकारी विभाग का कैलेंडर नहीं मिला था। हालांकि पीडीएफ भेजी गई है सभी विभागों को, वो अपनी सुविधा अनुसार जितने छपवाना हो छपवा लें, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने उसमें से कुछ ना लेते हुए अपना एक कैलेंडर छपवा लिया जो ट्रेनिंग विभाग ने छपवाया, जिसमें से मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री तक गायब हैं। ये सबसे बड़ा दिलचस्प है उसमें कि विभाग के मंत्री ने कई उद्घाटन भी किए होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी गए होंगे, मुख्यमंत्री भी गए हैं, उनके फोटो तो उपलब्धि में लगा लेते। हाँ, हो सकता है आपकी पुलिस की उपलब्धियां, उन्होंने बाकायदा कोरोना की उपलब्धियां बताई हैं, उसमें किस तरह से पुलिस वालों ने लोगों को भोजन कराए, कैसे कैसे योगदान दिया, ट्रेनिंग में विभाग ने क्या किया, पुलिस ने नया क्या क्या किया है, चाहे वो यूट्यूब चैनल चलाने से लेके अन्य क्या उपलब्धियां की हैं, सारी उपलब्धियों का बखान है उसमें। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री और मंत्री का नादारद होना ये चर्चा का विषय बना होगा पुलिस मुख्यालय में, जो ये दर्शाता है कि आप किस तरह से सरकार की उपेक्षा कर रहे हैं। चलिए ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। और पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे सरकार से जुड़े हुए कुछ नए फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी।